साझी विरासत साझी विरासत थी, जिससे शायद वो ना होता तो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो समतावादी प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत के बनाने की जो कल्पना थी वो होती भी नहीं, कल्पना नहीं हो सकती थी अगर 1857 नहीं हुआ था। और दोस्तों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 1857 की हार की जो कीमत चुका रहे हैं वो आज हम हिंदू मुसलमान सिखों के बीच में बंटवारे, हिंदू मुसलमान ईसाई सिखों के बीच में बंटवारे के रूप में चुका रहे हैं। और ये 1857 को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आज जो हो रहा है उसको समझना चाहते हैं और सिर्फ उसका वर्णन नहीं करना चाहते हैं, उसका नरेशन नहीं चाहते हैं, बल्कि वो क्यों हुआ है उसको समझना, क्योंकि तभी हल निकल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 166 साल पहले यानी 1857 को आज से लगभग 166 साल हो गए, और 166 साल पहले आज हमारे देश में जो तस्वीर है, आज हम लेटेस्ट जो है हमें मणिपुर दिख रहा है, हमें गुड़गावा दिख रहा है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुसलमान को गृह युद्ध होगा, मेती और कुकी साथ नहीं रह सकते, हिंदू सिख साथ नहीं रह सकते, हिंदू ईसाई साथ नहीं रह सकते, ये 166 साल पहले ये सपने में भी नहीं था हमारे देश के लोगों को। और उसको मैं उस जमाने के दस्तावेज आपके साथ साझा करूंगा, जो सच्चाई है साझा करूंगा, वो इतनी अमेजिंग है, वो अनकही इतनी अद्भुत है कि आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सारी बार तो। और बदकिस्मती से हमने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। हम जो है इतिहास के अंदर गए तो हमने मुगलों के बारे में समझने की कोशिश की, या उसके बाद फिर हमने जो पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग और कांग्रेस की रही, लेकिन जो हमारे देश की जो साझी विरासत की चीजें थी उसको हमने समझने की कोशिश नहीं की। तो और मैं शुरू करता हूं नंबर एक बात कि 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर 8 तारीख से एक सिलसिला चल रहा है कि कोर्ट मार्शल हो रहा है, फांसी दी जानी है। तो वो 10 तारीख संडे के दिन वो आपस में जो सिपाही हैं, वहाँ जो पलटन है सिपाहीस की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पलटन है, वहाँ पर वो विद्रोह करती है। और उनको पता है कि अगर हम परेड में जाएंगे तो परेड में ये हमको पकड़कर फांसी देंगे। लगभग 85 लोगों को कहा गया है कि आप आइए, कोर्ट मार्शल होगा। और वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज वो लोग जो इस देश को मुसलमान विहीन देखना चाहते हैं, मुसलमानों को राष्ट्र का ऐसा नहीं मानते, उन 85 लोगों में लगभग 45 मुसलमान थे, वो जो पलटन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो खैर ये सब वहाँ अंग्रेज अफसरों को मारते हैं, कैंट को आग जलाते हैं, को आग लगा देते हैं। और ये कैंट की जो ये विद्रोह था, इसकी एक खास बात ये थी कि ये दूसरे कैंट के विद्रोह की तरह म्यूटनी के तौर पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि इन्होंने तय किया कि हमने अपनी बात अपने बादशाह बहादुर शाह जफर के पास लेकर जानी है, हम यहीं पर लड़कर और यहीं पर अपने गांव नहीं लौट जाएंगे। तो वहां से वो एक सफर शुरू करते हैं, संडे का दिन है 10 मई को, और वो चलना शुरू करते हैं। और इसके अंदर लगभग जो सेना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, उसमें अनुपात लगभग ये है कि 70% हिंदू हैं, 30% मुसलमान हैं। और जब ये चलना शुरू करते हैं तो सैकड़ों और हजारों किसान, उनके मर्द बूढ़े बच्चे उसमें शामिल हो जाते हैं। और 11 तारीख की सुबह ये आकर लगते हैं लाल किले के पीछे, जहां पर जमुना बहती थी, अब नहीं बहती है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों बाढ़ आई है, जमुना ने अपना रास्ता बदल कर फिर वो लाल किले की पिछली दीवार पर पहुंची है। तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी क्या कहते हैं उसको, बादशाह के सामने कि जनाब हमारी मांग है, हमारी सुनवाई कर लीजिए। तो वहां कोई नहीं सुना, तो वो लोग दूसरी तरफ आ गए और वहां
गेट पर, वो शायद लाहौरी दरवाज़ा कहलाता है जो चांदनी चौक के सामने है, तो वहाँ पर अंग्रेज जो सिपाही थे उनको मारा और वो अंदर घुस गए, और अंदर घुसकर वो दीवाने आम पहुँचे और वो नारा लगा रहे हैं, बादशाह सलामत आइए, हमसे मिलने आइए, हमारी बात सुनिए, हम आपको गुलाम और बंधक नहीं बने रहने देंगे, हम आपको, आपके साथ जो जुल्म हो रहा है सब है, आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे बादशाह हैं, आइए। लेकिन कोई सुनने नहीं आता है, और अंग्रेज सेना, अंग्रेज जो पूरा बहादुर शाह जफर को घेरे रहती है, वो वहाँ से गायब हो गई है। और उसके बाद ये दीवाने खास में घुसते हैं, वहाँ भी कोई नहीं मिलने आता। और उसके बाद ये जो सिपाही हैं, ये जनान खाने के अंदर जब बहादुर शाह जफर ज्यादा वक्त बिताते हैं वहाँ चले जाते हैं, और बहादुर शाह जफर के साथ बड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ती है और काफ़ी गर्मा गर्मी होती है। और ये जो सिपाही हैं, जिनको मैं इनकलाबी सिपाही कहता हूँ, इनको थोड़ा सा हाई हैंडेडनेस भी बहादुर शाह जफर के साथ करना पड़ता है। और उसका जिक्र हमको कहाँ मिलता है, बहादुर शाह जफर पर जो मुकदमा चला, और बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों के जो दलाल जो बहादुर शाह जफर की कोर्ट में थे, और बहादुर शाह जफर के जो बयान है उनसे पता लगता है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो क्या क्या वजह बता रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो उन्होंने देखा, और शायद उनको भी कि मैं मुगल बादशाह हूँ, उस तरह का याद आ गया। कुछ उस तरह के लोग भी रहे होंगे जो उनको, जो अंग्रेजों के दलाल नहीं होंगे, तो बादशाह सलामत जो है वो अपने असली हिंदुस्तान के बादशाह बनने का, आज़ाद हिंदुस्तान के बादशाह बनने का तय करते हैं। और यहाँ पर मैं दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदू मुसलमान का सवाल होता, अगर जहन में होता, विचार के अंदर होता, तो अंग्रेजों ने तो मुगल राज को लगभग एक किले के अंदर बंद कर दिया था, और बहादुर शाह जफर खुद एक किले के अंदर भी उनका राज नहीं चलता था, वो एक जनान खाने के अंदर, माफ कीजिए, बैठे रहते थे। तो ये अंग्रेजों ने ये किया था, जो अगर 70% के करीब जो हिंदू सैनिक हथियारधारी थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो ये कहते कि अंग्रेजों ने तो हमारा काम आसान कर दिया, हम भी बहादुर शाह जफर के लात मारते हैं, और हम तात्या टोपे को या नाना साहब को या किसी मराठा लीडर को, या हम रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू सम्राट बनाएंगे भारत का। बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। वो बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमारी शान है, हमारे देश का मान है, और आप राज करिए, आप ये राज। तो ये बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखने की बहुत बहुत बुनियादी चीज है। जो आज ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तो साथ रह नहीं सकते, हिंदुओं को तो दबा कर रखा गया, हिंदू जो हैं वो जो हैं उनको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद ये एक इनकलाबी कमांड बना दी जाती है कि सिर्फ यही नहीं कि हम दिल्ली को मजबूत करेंगे, दिल्ली पर अंग्रेजों को हावी नहीं होने देंगे, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने देंगे, सारे देश के अंदर इनकलाब फैलाएंगे। उसके लिए कमान बना दी जाती है, एक मिलिट्री कमान बना दी जाती है, जिसको नौ टोपी कमान कहते हैं। नौ टोपी, प्रधान सेनापति बख्त खान, डिप्टी श्याम सिंह दूगा, सिरधारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह, एक दुआबी ब्राह्मण, और दो लोग जिनके नाम पता नहीं है, वो नहीं जानते। और ये कहां से पता लगा है? ये मैंने जो दिल्ली में अंग्रेजों ने जासूस छोड़े हुए थे, जो ऊंची जाति के मुसलमान और हिंदू थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के पेट दलाल थे, पटियाला के राजा का जो यहाँ जासूसों का गिरोह था, अंग्रेज अफसरों ने जासूस भेजे हुए थे, और उसके अलावा 4 अंग्रेजों के दलाल थे, मिर्जा इलाही बख्श, हकीम एहसानुल्लाह खान, रजब अली और मुंशी जीवन लाल। इन लोगों के ने जासूसों के खतूतों से, उनके खतों से ये पता लगता है, क्योंकि बदकिस्मती से इनकलाबियों का कोई नैरेटिव नहीं है, इनकलाबियों के नैरेटिव। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी यहाँ पर हैं, एक बहुत तमाशा हुआ है हमारे इन दस्तावेजों का कि ये सारे दस्तावेज उठाकर रख दिए गए इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर। और जो मिलिट्री
जो मिलिट्री आर्काइव्स है, भारत की मिलिट्री का, अंग्रेजों की मिलिट्री का जो आर्काइव्स है, और उसको आपको सेंटीमीटर के हिसाब से खरीदना पड़ता है इन दस्तावेजों को। A4 को वो एक फोटो मानते हैं और फोटो में सेंटीमीटर के हिसाब से आपको पाउंड में और पेंस में उसकी पेमेंट आपने करनी पड़ती है। तो वो और वो मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर, कोई ICHR या किसी का कोई नहीं लेकर, अपने अपने चॉइस पर मैंने वो सारी चीजें की। अच्छा, ये उसके बाद सुनिए, उसके बाद बादशाह की तरफ से एक ऐलान नामा, जिसको प्रोक्लेमेशन कहते हैं, 1857 का प्रोक्लेमेशन, ये इसको कहा जाता है कि प्रिंस फिरोज शाह ने लिखा था। ये भी मुगलों के एक औलादों में से एक थे, प्रिंस इनको कहते हैं, और ये आखिर तक 1859 तक की लड़ाइयों में शामिल रहे, लेकिन ये बहुत इंटेलेक्चुअल थे, और इन्होंने एक ऐलाननामा लिखा जो बहादुर शाह के जफर के नाम से हुआ। इसको देखिए, इस ऐलाननामे को बरेली में इशू किया गया, इसको आजमगढ़ के अंदर इशू किया गया, इसको रांची में इशू किया गया, इसको मेरठ में इशू किया गया, और कहा जाता है कि बरेली में छापा गया था। इसके अंदर देखिए इसमें क्या कहा गया, ये 4-5 हिस्सों के अंदर है। इसको जिन साथियों को इसका ओरिजिन चाहिए मैं वो दे सकता हूँ अंग्रेजी में, अंग्रेजों ने इसको अनुवाद करके रखा था। यह सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर विधर्मी अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं। उसके बाद ये किनको संबोधित था मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सुनिए। ऐसा लगता है कि जैसे वो सोशल जो भारतीय समाज की जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते थे, उनको देखिए कितना अच्छा स्टडी था। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और बुद्धिजीवियों से मुखातिब था। आप इमेजिन करिए, मतलब मैं तो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट रहकर जिस दिन ये मैं पहली बार पढ़ा, मैं तो कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद इस ऐलाननामे की खास बात ये थी, जो कोई नहीं करता है, जो आजाद भारत की सरकारों ने भी नहीं किया, और मोदी सरकार तो बिल्कुल उसमें विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि वो तो आयरन मैन है, लोह पुरुष है वो तो सारे के सारे, यानी इंसानी समाज के अंदर लोह पुरुष है वो। तो ये लोह पुरुष का तो दिल दिमाग होता नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारा देश सत्यानाश हो रहा है। लेकिन 1857 का देखिए इनकलाबी सेना ने क्या किया था। मुल्क के लोगों से माफी मांगी गई थी कि जैसे हर इनकलाब में होता है, कई तरह की ज्यादतियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही बादशाही सरकार बाकायदा काम करने लगेगी, जिस पर जुल्म हुआ है, किसी लुटेरे या फौजी ने लूटा है, उसके सबूत मिलने पर बादशाही खजाने से भरपाई की जाएगी। नो स्पेशल आर्मी एक्ट, कोई हम जो जुल्म करेंगे उसकी भरपाई करेंगे। ये 1857 के अंदर 11 मई के बाद ये हो रहा है। उसके बाद अजीमुल्ला खान, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजीमुल्ला खान पूरा स्ट्रेटेजिक, यानी आप ये समझ लीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, बहुत बहुत बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत सब जानते थे, और रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने इंग्लैंड भी गए थे। 13 तारीख को ये उस इनकलाबी सेना के लिए एक तराना लिख देते हैं, और ये मैं सोचता हूं कि वो तराना आप जरूर सुने। वो उर्दू में है, लेकिन उर्दू का जहां मुश्किल लफ्ज है वो मैं उसका हिंदी कर दूंगा। हम हैं इसके मालिक। अच्छा, ये भी बता देना चाहता हूं कि 13 तारीख को दिल्ली के एक अखबार प्यामे आजादी के अंदर छप गया, 14 मई को ये छप गया, और सुन लीजिए, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत अध्यात्म से रोशन है जग सारा। कितना कदीम, कितना नईम, कितना कदीम यानी प्राचीन, और कितना नईम, कितना इनोवेटिव, सब दुनिया से नियारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, उपजाऊ बनाती है पानी देकर गंगा जमुना। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। इसकी खाने इस्तेमाल किया उन्होंने, इसकी खाने उगल नहीं सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, लाश दो
पंक्तियां सुनिए। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। ये 14 तारीख को छप गया, 13 तारीख को कहा जाता है लिखा गया है ये गीत उर्दू के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ जबरदस्त तैयारी हो रही है। उसमें मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं तो घटनाओं के एनेक्डोट के तौर पर आपके सामने रख दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये कोई अखबारी अखबार में जिस तरह से सच्चियां छपती हो नहीं, ये सारे के सारे उस जमाने के दस्तावेजों पर आधारित है। नई तोपें बनाई जा रही हैं, नई तोपें गढ़ी जा रही हैं, कास्ट की जा रही हैं नई तोपें। पुरानी तोपें शाहजहां के जमाने की जमीन खोद के निकाली जा रही हैं। और जब वो नई तोप को पहली बार उसको फायर किया जाता है तो क्या किया जाता है, मौलवी पंडित दोनों आते हैं, मौलवी आरती उतारते हैं, मौलवी साहब कुरान ख्वानी करते हैं, लड्डू बंटते हैं और उसके साथ बकरा कटता है। वो प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। और अब मैं वहां पर कुर्बानियों की कुछ घटनाएं फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उस जमाने के दस्तावेजों के बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली हरियाणा के साथ है, और हरियाणा उस जमाने में भी हरियाणा था, और हरियाणा ये था क्योंकि बहुत उपजाऊ इलाका था, और उधर से रोहेलखंड वाला यानी जमुना पार के इलाके को छोड़कर पूरा बाकी सब तरफ से ये जो जीटी करनाल रोड वगैरह है और ऊपर नॉर्थ की तरफ है, ये अंग्रेज सेना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो रिज है उस पर आकर कब्जा कर लिया था, घेर लिया था। लेकिन हरियाणा की तरफ से वो दाखिल नहीं हो पाए थे। रोहतक में हालांकि जाकर उन्होंने कई बार सैकड़ों इनकलाबियों को मारा था। लेकिन यहाँ पर हांसी में दो दोस्त थे, हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग। ये दोनों विद्वान थे, मैथ्स के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, ये दोनों कवि थे, ये दोनों जमींदार भी थे। और ये दिल्ली की जो एक कमेटी बनाई गई थी पूरे देश के अंदर इनकलाब को चलने के लिए, ये मिलिट्री कमेटी नहीं, उससे बाहर ये उसके शामिल थे, और ये रसद पहुंचाने का काम करते थे। ये जबरदस्त लड़ते रहे, लेकिन हमारे पटौदी के राजा की सेना, हमारे पटियाला के राजा की सेना, नाभा के राजा की सेना और कुछ गद्दार जो जमींदार थे उनकी वजह से ये दोनों 19 जनवरी 1858 को ये गिरफ्तार हुए। दोनों को फांसी पर लटकाया गया, मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन फांसी में। और मुनीर फकीर, उनके भतीजे जैन साहब के भतीजे 13 वर्षीय फकीर चंद जैन को भी लटकाया गया, क्योंकि उसने अपने चाचा को जब गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाया तो उसने विरोध किया था। लेकिन सबसे दुखद और सबसे दहला देने वाली घटना सुन लीजिए। फांसी देने के बाद हुकुमचंद जैन जी को कब्र में दफनाया गया। मुनीर बेग जी की चिता सजाकर उनको चिता में उनकी अंत्येष्टि की गई। और अंग्रेज अफसर जिसने ये हुक्म दिया था और जो ओवरसी कर रहा था, जो देख रहा था इनको मुनीर बेग को की अंत्येष्टि करना और हुकुमचंद जैन जी को कब्र में देना, उसने कहा कि बहुत तुम हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो, तुम बहुत हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो, तो तुम अपनी अपनी धार्मिक मुक्ति कर लो। यानी वो क्या कहना चाह रहा था, हिंदू मुसलमान एकता से कितना परेशान था। वो ये कह रहा था कि भाई अगर मुसलमान कब्र में नहीं जाएगा तो उसका तो आखिरी हिसाब किताब होगा नहीं धर्म के हिसाब से, और अगर हुकुमचंद जैन जी की अंत्येष्टि नहीं होगी तो उनके भी कैसे पिंड छूटेंगे और सब क्या वो सब कैसे होगा। तो ये मजाक उड़ा रहा है वो। और बदकिस्मती से हांसी के लोग भी इसको नहीं जानते, बाकी देश के दूसरे लोगों की बात तो छोड़ दी गई। उसके बाद यहां पर एक और शख्स था, राव तुलाराम। राव तुलाराम को हमने अहीर का नेता बना दिया। राव तुलाराम को हमने बहुत किया तो रेवाड़ी का राजा हमने बना दिया। राव तुलाराम जी जो थे, राव तुलाराम जी सबसे बड़ा रसद फराहम करने वाले थे और पैसे की मदद करते थे। आप ये समझ लीजिए, मैं तो हैरान रह गया, मतलब समझ नहीं पाया। तिरपाल सप्लाई करते थे ये 1857 के अंदर। जासूसों के खतूत में लिखा हुआ है, उनके खतों में लिखा हुआ है कि 300 तिरपाल आई, 400 तिरपाल आई। मैं तो सोचता था तिरपाल आज ये पिछले 100 साल की पैदावार है।
और तिरपाल की दिल्ली में क्यों जरूरत पड़ रही थी? जो बारूद खाना था, जो कारतूस जहां रखे हुए थे, जो तोपें थी, उसमें अंदर बारूद जो था, तोपें जो थी, वह गीली ना हो जाए, उसको ये चाहिए होता था। ये क्या कर रहे थे? रिवाड़ी जो बहुत पुराना कपड़े बनाने का सेंटर था और मुसलमान बुनकर उसको बनाते थे, वहां इन्होंने तिरपालें बनवाई। और उसके बाद एक एक वक्त में, यानी 14 तारीख को अंग्रेज घुसे 14 सितंबर को, और 19 सितंबर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 9 सितंबर को उन्होंने 60,000 रुपए भेजे हैं दिल्ली के अंदर, 60,000 रुपए, समझ लीजिए आप इसको। और लेकिन ये बराबर जबरदस्त लड़ाइयां लड़ते रहे। और इनके साथ कौन 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 थे? अब्दुल समद खान, हिसार के मोहम्मद आजम खान, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, और बहुत बड़ी तादाद में मेवाती सिपाही, इनके इनकलाबी सिपाही, जो आज मेवात के मुसलमानों से बदला लेने के लिए हम उनको देशद्रोही कह रहे हैं। और इन्होंने, राव तुलाराम जी और इनकी सेना ने इतनी शिकस्तें दी हैं अंग्रेजों की सेना को कि उसकी हिसाब नहीं है। अक्टूबर 7 से 10 अक्टूबर 1897 में बड़ी जंग हुई नारनौल के पास नसीबपुर में। इसमें बदकिस्मती से क्या किया कि नागा साधुओं की एक टोली को अंग्रेजों ने पटा लिया, उसके साथ पटियाला के राजा और जो गद्दार के ही राजा थे, मुसलमान हिंदू दोनों शामिल थे, पीछे से हमला किया गया। और इनके साथ बास खान जो कमांडर इन चीफ थे इनकलाबी सेना के, उनका बेटा भी था, वो भी शहीद हुआ। लेकिन राव तुलाराम बच गए, और राव तुलाराम बचकर वो निकल गए कानपुर और नाना जी के पास पहुंचे। नाना जी ने उनको कहा कि हमने अब बाहर से मदद की जरूरत पड़ेगी, और कहा कि आप एक डेलीगेशन लेकर जाओ अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद के पास। वो एक डेलीगेशन लेके, जिसमें शालिग्राम त्रिपाठी थे, तारा सिंह थे और नथुआ राम माली थे, ये वहां चले गए। लेकिन वहां से मदद तो क्या मिलनी थी, वो बहुत इंतजार करते रहे, वापस भी नहीं आ पाए। और 8 सितंबर 1862 को वो बीमारी से काबुल के अंदर शहीद हुए। मैं उनको शहीद मानता हूं, वो शहीद हुए, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता है। हमने न कभी उनकी, कहा जाता है कि वहां उनकी याद में एक छोटा सा मीनार सा बनाया गया था, वो है या नहीं, मैं जुटा नहीं पाया वो साधन की वो जाकर कभी देख सकूं, और वहां जिस तरह के हालात हैं। उसके बाद मैं आपको राजस्थान लेकर चलना चाहता हूं। कोटा में वहां का महाराव जो था, अंग्रेजों का दलाल था, उनके दीवान थे राजा जयदयाल भटनागर और सेनापति थे मेहराब खान। दीवान राजा जयदयाल भटनागर और मेहराब खान ने विद्रोह कर दिया। दोनों को एक साथ फांसी दी गई, लेकिन 3 साल तक वो अलग अलग जगहों पर लड़ते रहे। 17 सितंबर 1860 को उनको फांसी दी गई। और मैं आपको हिंदू मुसलमानों के बीच में जो झगड़े का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो आपको लेकर चलना चाहता हूं। कहां आपको लेकर चलना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों? अयोध्या आज, जैसे हिंदू मुसलमान तो हजारों साल से लड़ते रहे हैं, आपको सिर्फ दो घटनाएं बताना चाहता हूं, 2 शहीदी की बेमिसाल बताना चाहता हूं। वहां के एक मशहूर मौलवी थे मौलाना अमीर अली, बहुत मशहूर थे, विद्वान माने जाते थे, और हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध पुजारी थे बाबा रामचरण दास। दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ सेना का गठन किया। दोनों को एक साथ पकड़ा गया, और कुबेर टेला में, जो आज भी फैजाबाद के अंदर है, एक इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद इसी तरह की अयोध्या या फैजाबाद से जो दास्तान है, वो अच्छन खान और शंभू प्रसाद शुक्ल जी की है। ये देवी प्रसाद जी की सेना के उस इलाके के सिपाही थे, इंचार्ज थे, और ये दोनों लड़ते हुए अंग्रेजों के हाथों, अंग्रेजों के दलाल जो राजा थे वहां, हिंदू और मुसलमान राजा अवध के अंदर, ये गिरफ्तार हुए। और दोनों को कहा जाता है कि इनकी खाल उतार कर इनको जो है इनको वहां लटकाया गया, और इनकी लाशों को उतारने नहीं दिया गया। अच्छा, मैं साथी ये पूछना चाहता हूं, कितना समय और है मेरे लिए? जरा बताएं कितना समय और? 5 मिनट, 5 से 7 मिनट में आप। हाँ, चलिए मैं खत्म करता हूं। अच्छा, ये अयोध्या हो गया। उसके बाद मैं राजस्थान में ले आया। केंद्रीय भारत के अंदर जल्दी से दौड़ते हुए मैं करता हूं कि आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जो घुड़सवार सेना के और जो
तोपखाने के जो थे दोनों, वो पठान थे, गुलाम गौस खान और खुदा बख्श थे। ये दोनों 4 अप्रैल 1858 को रानी बाई की साथ लड़ते हुए दोनों शहीद हो गए झांसी के किले में। और रानी झांसी का किला छोड़ गई। उनकी ये मान्यता बन गई थी और समझदारी बन गई थी कि जब तक हम सिंधिया जो कांग्रेस के भी मंत्री रहते हैं, अभी आरएसएस बीजेपी सरकार के भी मंत्री हैं, वो उनसे जब तक नहीं लड़ेंगे तो वो आ गई ग्वालियर के किले पर। हम जानते हैं कि कोटा की सराय, वहां पर एक मोर्चा है, वहां पर वो शहीद हुई। तो ये मेहराब खान और गुलाम गौस खान दोनों शहीद हो गए 4 अप्रैल 1858 को। और रानी शहीद हुई 17 जून 1858 को कोटा की सराय ग्वालियर के किले के पास। और जिस अंग्रेज अफसर ने इनको मारा और उसने रिपोर्ट भेजी, मैं अभी समय नहीं है कैसे बताने के, अंग्रेज अफसर उस लड़ाई के अंदर जिसको बड़े आदमी को मारता था वो लाश उसकी होती थी, उसके ऊपर जो सारा सामान रहता था, उसकी जायदाद उसको होती थी। तो उसने जो रिपोर्ट भेजी है वो ये है कि रानी लक्ष्मीबाई जो मर्दाना ड्रेस में थी, उनको मैंने मार दिया। और उनकी लाश के ऊपर एक लाश पड़ी थी जो मंदर नाम था, लेकिन उस लड़की का नाम था मंजर, एक मुसलमान परिवार की थी। और उसने लिखा है ये कि ये मुसलमान साय की तरह इस रानी के बचपन से साथ रहती थी, जिसको आज हम पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं, और उनके बच्चे को पालने में भी मदद करती थी। और मैं उसके बाद सिर्फ 2 और उदाहरण आपको दूंगा। रोहिलखंड के अंदर, रोहिलखंड वो इलाका है जो बरेली, बिजनौर, अपना शाहजहांपुर, ये सारा जो इलाका है, इसके अंदर खान बहादुर खान वहां के मुखिया बनाए गए और पंडित खुशीराम जी को उनका नायब बनाया गया। और दोनों लड़ते हुए 243 सहयोगियों के साथ एक ही दिन 24 फरवरी 1860 को बरेली कमिश्नरी के सामने लटकाए गए। आखिरी बात मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी सांझी शहादत की कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। थाना भवन एक जगह है सहारनपुर और देवबंद के पास। थाना भवन हम में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। यहां पर 14 हिंदू, मुसलमान, सिख औरतों ने एक साथ शहादत प्राप्त की। पूरा थाना भवन का इलाका उन्होंने आजाद करा लिया था। और वो कौन कौन थी जरा सुन लीजिए, और किस किस उम्र से लेके, यानी 50 साल से लेके 17-18 साल की बच्चियां। और मैंने उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि पता की है। मैं उनकी जाति या धर्म बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको जानना चाहिए कि आज हम, पिछले दिनों मेरे पर एक मुकदमा करने के लिए किया गया कि मैंने उधम सिंह को दलित लिख दिया कि नहीं, वो तो कंबोज थे। भगत सिंह जाट हो जा रहे हैं, अशोका जो है वो कुशवाहा हो जा रहे हैं। जरा ये इनकी जातियां मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। असगरी बेगम सैयद थी, आशा देवी गुर्जर थी, बख्तावरी जाति नहीं पता, मुसलमान थी, भगवती देवी त्यागी थी, हबीबा गुर्जर थी, मुसलमान, इंदर कौर जाट थी, जमीला मुसलमान पठान थी, माम कौर चरवाहा परिवार से थी, रहीमी राजपूत मुसलमान थी, राजकौर राजपूत हिंदू थी, शोभा देवी ब्राह्मण थी, उम्दा जाट थी। और 2 और शहीद औरतें भगवानी और बीबी के बारे में मैं जानकारी हासिल नहीं कर सका। और अपनी आखिरी बात पर आ रहा हूं कि ये विरासत थी कि जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग हिंदू, मुसलमान, सिखों ने मिलकर शहादत दी। 200 हिंदू, 100 सिख, 80 मुसलमान। चोरा चोरी 19 लोग फांसी पर लटकाए जाते हैं, जिसमें से 7 मुसलमान हैं। काकोरी के 4 शहीद हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान 7 हैं। समय नहीं है क्योंकि दोस्त ने कह दिया है, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है, समय नहीं है। किस्सा ख्वानी बाजार 23 अप्रैल 1930, 400 से ज्यादा लोग शहीद होते हैं। 300 मुसलमान हैं, 100 सिख और हिंदू हैं। उसके बाद उधम सिंह। क्या यह देश जानता है कि उधम सिंह जब मार दिया उन्होंने फरवरी 20 को या मार्च 20 को कैक्सटन हॉल के अंदर माइकल ओडायर को, जो 2 हत्यारों में से एक था, जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार था। 21 साल के बाद उन्होंने बदला लिया। उनको जब पकड़ लिया गया तो उनसे नाम पूछा गया, उन्होंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आजाद।
कहा क्या मोहम्मद सिंह आजाद? खलबली मच गई। मोहम्मद सिंह आजाद का पुलिस के पास कोई रिपोर्ट ही नहीं था। तमाम लोग भगाए गए, इंडिया भेजे गए और उनके पता किया गया तो पता लगा कि मोहम्मद सिंह आजाद नहीं है, उधम सिंह है। हालांकि हमारे बहुत सारे कम दिमाग वाले और छोटे दिल दिमाग वाले प्रोग्रेसिव लोग हैं जिन्होंने इस नाम के साथ राम जोड़ दिया। और क्या कह के जोड़ा? राम, मोहम्मद सिंह आजाद में हिंदू नाम नहीं है। आजाद तो हिंदू नाम हो ही नहीं सकता। हालांकि उधम सिंह जो है वो चंद्रशेखर आजाद का जोड़ रहे थे, तो उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद कर दिया। शहीद होने से पहले उधम सिंह जी ने कहा, जो मुझे मोहम्मद सिंह आजाद नाम नहीं कहेगा, मुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा, मेरा दोस्त नहीं। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमान सिख इस देश के नहीं होंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ हम जीत नहीं सकते, हम इनकलाब जिंदाबाद की लड़ाई को पूरा नहीं कर सकते। और आईएनए जो हमारे नेताजी बनाते हैं, उसका डिप्टी कमांडेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल जमान कियानी, कर्नल भोसले, लेफ्टिनेंट एक और प्लाटून के इंचार्ज हैं एहसान कादिर, मेजर प्रकाश, जीएस ढिल्लों, पीके सहगल, और एक बड़े कारोबारी रंगून के, जो पहले बर्मा की राजधानी होती थी, उन्होंने जुलाई सन 1940 में नेताजी को 1 करोड़ रुपया दिया आईएनए बनाने के लिए। समझो मेरे प्यारे दोस्तों। और ये मैं शुरू में कह चुका हूं, इस लड़ाई की हार ने और अंग्रेजों ने सबक सीख लिया कि ये जो है हिंदू मुसलमान लड़ेंगे तो हमारा राज नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने अपने प्यादे खड़े किए, मुस्लिम लीग बनी, हिंदू महासभा बनी, आरएसएस बनी, ये सब बना। तो ये अगर इस विरासत को जानेंगे तो इन सारे कमीनों से हम लड़ सकते हैं, इन सारे राष्ट्र विरोधियों से हम लड़ सकते हैं, इन समाज विरोधियों से लड़ सकते हैं। गीता प्रेस जो हिंदुओं के लिए जो किताबें छापती है, हिंदू औरत के लिए किताबें हैं, उसकी वो किताबें हैं कि हिंदू औरत को पीटना जो है उससे पिछले जन्मों के धर्म, उसके कर्म खत्म हो जा रहे हैं। इस्लामी जो पंडित हैं, मुफ्ती, वो किताब छाप रहे हैं कि चैप्टर है उनकी किताबों के अंदर के मुसलमान औरत को मारने का हक, उस पति को मारने का हक है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम उस विरासत को भूल गए और हिंदू मुसलमान करने लगे। और हिंदुओं के ठेकेदारों का हिंदुओं के बारे में जो विचार है वो भी मैं किताब आपको बता रहा हूं। और मुसलमान का ठेकेदारों का जो मुसलमानों के बारे में जो है वो पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के साथ किया गया है वो हम जानते हैं, बंगाली मुसलमानों के साथ जो किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 की विरासत को इसलिए आज याद करना जरूरी है, इसलिए घर में बात करना जरूरी है, मोहल्ले में बात करना जरूरी है, चाय की दुकान पर बात करना जरूरी है, रेलवे के टिकट के लिए बात करना जरूरी है, क्योंकि इसी से देश बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा की तरह आपको सुनना हम लोगों के लिए लाभदायक रहता है, खासकर आप जिस तरीके से इतिहास के उन संस्मरणों को हम लोगों के सामने रखते हैं, जिससे ही गंगा यमुना की तहजीब बनती है और भारत की जो विरासत है उसको हमको एक नया दृष्टि मिलता है आपके व्याख्यानों से, आपके किताबों से, आपकी रचनाओं से पढ़कर। मैं अब आदरणीय प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना राय रखें। हम तो आपको सुनने आए हैं। नमस्कार आप सभी मित्रों को। मैं आलोक जी को देख पा रहा हूँ। मैं पहले आ गया था आलोक जी आपसे। इतनी शानदार तकरीर के बाद, इतना बढ़िया सुनने के बाद मैं इतने जोश में आ गया कि मुझे लगा मुझे भी 1857 की क्रांति के बारे में ही बोलना चाहिए। लेकिन उनके स्पिरिट को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि इनकलाबियों की तरफ से लिखने वाला कोई जो है नहीं है, उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो फिर हम लोगों को एक दूसरी कहानी मिलती है। लेकिन वो हिस्सा मैं जानबूझकर छोड़ दे रहा हूँ, और जो बातें आनी चाहिए थी वो हालांकि वो प्रोफेसर कहने पर आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो प्रोफेसर ही हैं। और
जी नहीं, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, मैं उनकी स्पिरिट के साथ पूरी तरह से अपने आप को खड़ा देख रहा हूँ। और ये जो 1857 की स्मृति है, मेमोरी है, उस मेमोरी के साथ जो चीज सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है वो है हिंदुस्तानियत की जो समझ है हमारी, उसमें जिसमें कि हम हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नहीं देख सकते। और 1857 के इतिहास की जो सबसे खास बात है वो है हिंदू और मुसलमानों का एक होकर लड़ना। और 1857 की स्पिरिट की जो भी बात करेगा वो कम से कम हिंदू और मुसलमान की एकता की बात जरूर करेगा। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मैं 1857 पर प्रोफेसर सब्यसाची भट्टाचार्य की प्रेरणा से 2007 से 2010-11 के बीच में मैंने काफ़ी चीज़ें खंगालने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। वो है 1857 की मेमोरी। और मैंने उस दौरान एक बात बहुत जगहों पे कही थी, वो ये कही थी कि 1857 का इतिहास जितना इम्पोर्टेंट है, उसकी मेमोरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो मेमोरी है, इस पर जो कई तरह के दबाव बने हैं, वो हमको अपने इतिहास को समझने में बड़ी मदद करते हैं। मैंने जो बातें उस दौरान की थी, बहुत सारे लोग उससे परिचित भी होंगे, बहुत जगहों पर उसको छापा भी गया था। कई जगह मैं जानबूझ करके जाता रहा इस विषय पर बोलने के लिए कि कैसे लक्ष्मीबाई के बारे में लोगों की जो समझ थी वो बदली थी समय के साथ। कुंवर सिंह के बारे में कैसे लोगों ने अलग सोचना शुरू किया था। तो मेरी शुरुआती बात यही होगी कि 1857 के बारे में 1857 से लेकर 1907 तक एक तरह की समझ थी। 1907 से 1924 के बीच में कई तरह की बातें आई, लेकिन 24 के बाद जो है उसका एक राष्ट्रीय संस्करण बना। और उसकी शुरुआत की थी हिंदी की एक कवित्री, जिसका बहुत युवती, उस वक्त उम्र कम थी उनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने प्रभा में इस कविता को लिखा था। और माखनलाल चतुर्वेदी की उसमें प्रेरणा थी। बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसका एक राष्ट्रीय संस्करण बना। उसके बाद वो संस्करण बाद में थोड़े सुधार के साथ बाद में भी बना रहा। हालांकि जो स्केप्टिकल्स, जो उनसे असहमत लोग थे, वो दूसरे तरह की बातें भी करते रहे कि 1857 जो है वो एक खास तरह का की सोच थी उसमें, वो मुसलमानों के द्वारा नियंत्रित थी, उसमें अपर कास्ट के लोगों ने ज्यादा हिस्सेदारी की थी। इस तरह की एक समझ भी लोगों ने बनाई थी। लेकिन सबसे अंत में जो हुआ वो हुआ कि जब अस्मिता की राजनीति भारत में शुरू हुई, तो उस वक्त जो है अब 1857 को एक खास तरीके से देखा जाने लगा, और जिसमें देखा गया कि माता दिन भंगी था, और इसकी जाति ये थी, इसकी जाति ये थी। और इस तरह से 1857 की लेगेसी को खास तरीके से एक अस्मितावादी आधार दिया गया। तो मैंने इसको 3 हिस्से में बांट के रखा था, और वो 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसमें कि औपनिवेशिक दृष्टि का प्रभाव अधिक था, जिसमें औपनिवेशिक दबाव के कारण हमारे जो बुद्धिजीवी थे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने इसको एक बलवे के रूप में देखा, जिसमें रविंद्रनाथ भी शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसको कुपथ कहा गया था। ये लोग कुपथगामी थे। हमारे देश के जितने बड़े विद्वान थे, लगभग सभी लोग ये समझते थे कि इन लोगों ने ठीक नहीं किया, इससे देश को नुकसान हुआ। हालांकि उसके ऑनरेबल एक्सेप्शंस भी हैं, और जिसमें 1857 के दौरान हमारे कलकत्ता में एक अखबार निकलता था, उसको बहुत हर्जाना देना पड़ा था क्योंकि 1857 का समर्थन उसमें किया गया था। इस तरह के कई उदाहरण भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर 1857 से 1907 के बीच में
1857 के बारे में अच्छी राय नहीं बनी थी और इसको जो है ये समझा गया था कि इससे हमारे देश को नुकसान पहुंचा। 1907 के बाद, और यहाँ पर मैं एक क्वालिफिकेशन करना चाहूंगा, सब लोग ये समझते हैं कि 1857 के बारे में जो सकारात्मक दृष्टि बनी वो बनी सावरकर की किताब के छपने के बाद या प्रचारित होने के बाद। वो भारत में स्मगल्ड हुई और क्या क्या सब हुआ, वहाँ नीदरलैंड में छपी, फिर उसके बाद उसका एक दूसरे तरह का संस्करण बाद में आया, आदि आदि। ये बात बहुत प्रचारित है और उस समय के सावरकर को इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है कि उन्होंने 1857 के बारे में एक दूसरे तरह की राय, सकारात्मक राय तैयार की। लेकिन एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि उस समय बंगाल के क्रांतिकारियों ने भी लगभग इसी तरह की बातें कहनी शुरू की थी। जुगांतर एक ग्रुप हुआ करता था, उन लोगों ने भी इस तरह की बातें उस समय लिखी थी। और गदर से जुड़े हुए जो लोग थे, गदर का नाम ही आप जानते ही हैं कि गदर पत्रिका जो है वो निकलती थी और कई भाषाओं में निकलती थी। उसमें भी वो जो 1857 की जो स्पिरिट थी उसको रखा गया था और 1857 के बारे में दूसरे तरह की राय बनना शुरू हुई। यहाँ पर रुककर मैं स्मृति के संदर्भ में एक बात अपने मित्रों के सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि इतिहास जो है वो दस्तावेजों के आधार पर एक किस्म का तैयार होता है। हालांकि दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि दस्तावेज हमारे लिए बहुत तरह की सूचनाएं ऐसी दे जाते हैं जो न सिर्फ प्रामाणिक हो बल्कि कई छुपी हुई बातों को समझने में सहायक हो सकती है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि दस्तावेजों का अध्ययन भी जरूरी होता है। लेकिन अब हम जिस दौर में आ गए हैं, मुझे कहने का मन करता है अब कि दस्तावेज और पॉपुलर मेमोरी दोनों स्तरों पर इतिहास की लड़ाई अब लड़ी जानी है। इसलिए दस्तावेज भी रहें, उनके उस जोन में भी हमको लड़ना पड़ेगा और एक एक इंच भूमि के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे इरफान हबीब की एक बात याद आती है। इरफान हबीब ने एक बार कभी 1961 में कलकत्ते में कहा था कि अब जो इतिहास की लड़ाई है वो स्कूल टेक्स्ट बुक के स्तर पर लड़ी जाएगी। आज मैं ये कहने का जोखिम उठा रहा हूं कि न सिर्फ टेक्स्ट बुक पर में बल्कि चाय की दुकान पर, अपने ड्राइंग रूम में और सड़कों पर इतिहास की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। तो दस्तावेज, पॉपुलर मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं, और पॉपुलर मैनिपुलेशन जो होता है, ये तीनों स्तरों पर अगर इतिहास की लड़ाई लड़ने को आप तैयार नहीं हैं तो फिर इतिहास से आप बिल्कुल समझ लीजिए कोई उम्मीद मत रखिए, ये सारी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप अपने इतिहास को 3 फ्रंट पे बचाने की कोशिश करिए और उसकी स्मृति में जो कुछ उल्टी सीधी बातें प्रचारित की जा रही हैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। इतिहास की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और अब वो चल भी चुकी है, चल रही है और चलती रहेगी। तो ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ 1857 के संदर्भ में, इसलिए भी क्योंकि पॉपुलर मेमोरीज भी जो है ना, उसके बारे में भी आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पॉपुलर मेमोरी में जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन पॉपुलर मेमोरी में सब कुछ की गुंजाइश बनी रहती है। और यहाँ मैं फर्क करना चाहता हूँ कि जो चीज पॉपुलर मेमोरी में अगर इतिहास में नहीं है लेकिन पॉपुलर स्मृति में आ गई है तो वहां पर उसी के समानांतर एक दूसरे किस्म की स्मृति भी हो सकती है और उन चीजों को तलाशना पड़ता है, उन चीजों को उस स्तर पर देखना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे 1857 को खास तरह से देखने लगे थे और उसको बलवाइयों का काम समझते थे जिससे कि देश को नुकसान हुआ। मैंने मैं नाम लेना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, पार्थ चैटर्जी। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था 1857 के संदर्भ में, उसमें चर्चा की थी उन्होंने। उसमें कहा था कि भारत को एक दूसरे किस्म का उपनिवेश बनाने की कोशिशें चल रही थी और अगर 1857 न हुआ होता तो भारत जो है वो अमेरिका की तरह का
कोई उपनिवेश होता जहां की लोकतांत्रिक शक्तियां दूसरे रूप में प्रकट हो। आप लोग थोड़ा चौंकेंगे कि इस तरह की बात बोलने का क्या मतलब हो सकता है पॉलिटिकल साइंस का। इस्लाम साहब हैं यहाँ पर, तो वो मैं भी बहुत चौंका था और मैंने बार बार इसको समझने की कोशिश की कि ऐसा मानने का क्या कारण है। और उन्होंने उसमें दिखलाया था कि जो 1857 में एक ब्रेक लगा, उससे जो चीजें राम मोहन राय के जमाने से चल रही थी और टैगोर फैमिली के जो उस वक्त के जो लोग थे, उन लोगों ने जिस तरह से इसको देखने की कोशिश की थी, उसमें अंग्रेजों का जो सहयोग मिल रहा था वो सहयोग मिलना बंद हो गया और पूरा का पूरा मामला जो है उलट गया। मतलब कि जो एक प्रोग्रेसिव चीज चल रही थी वो 1857 ने ब्रेक कर दी। ये तो एक उदाहरण है। मैं नाम लेना नहीं चाहता था, मेरे बहुत ही सम्मानित विद्वान है, लेकिन ये मैंने सुना और मुझे विश्वास करने में आज भी कठिनाई होती है कि ये कैसा एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात, 1857 के संदर्भ में एक बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अवध रीजन के ऊपर, रुद्रांशु मुखर्जी। जब मैंने पयामे आजादी की इस कविता जिसका जिक्र किया गया उसका जिक्र किया था, तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था कि इस तरह की कोई कविता उस वक्त लिखी गई। वो मंगल पांडे की पूरी कहानी को भी डिसमिस करते हैं। वो पयामे आजादी में छपे इसको मार्चिंग सॉन्ग कह रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं है। तो भैया ये तो बात समझ में आ गई कि दस्तावेज में नहीं है, लेकिन पॉपुलर मेमोरी में अगर वो है तो उस इतिहास का हम क्या करेंगे। और ये बात इसलिए मैं जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि अब जो है इतिहास को कई स्तरों पर हमको समझने की जरूरत है। और इसलिए जो इतिहास हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में मिलता है, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें जो वो इतिहास आता है, उस इतिहास में बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी हुई कहानियां क्यों इतिहास में नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक दूसरी बात, सिर्फ यही एक कविता नहीं थी, उस जमाने में और भी कविताएं लिखी गई। किसी ने कुंवर सिंह पर लिखी, मनोरंजन प्रसाद एक हुआ करते थे, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया कविताएं उन्होंने लिखी हैं। लगभग इसी तर्ज पर उन्होंने कविता लिखी कुंवर सिंह पर। बड़ा वीर मस्ताना था, जैसे इसमें खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसमें था कि बड़ा वीर मस्ताना था। और आप देखिएगा कि इतने तरह की कहानियां आपको साहित्य में, लोकगीतों में मिलती हैं कि उनके संकलन मात्र से आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास में वो जो स्पिरिट है 1857 की, उसकी वो जो चीज है। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? कहीं मुझे कुछ? जी पहुंच रही है। अच्छा, तो वो जो कुंवर सिंह की कहानी है, तात्या टोपी की कहानी है, और जिन लोगों के बारे में सर बोल रहे थे, उन लोगों की एक लंबी फेहरिस्त लोगों ने बनाई है। जो लोग ज्यादा उसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको, एक क्रांतिकारी थे, उनका माहौर उन्होंने लिखा है, उसके ऊपर भगवान दास माहौर, प्रदीप सक्सेना, रामविलास शर्मा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है जो 1857 की क्रांति के जो नायक थे उनके ऊपर बहुत सारी चीजें 2007 के आसपास, 2007 से 10-11 के बीच में, जो अगर आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ इस तरह की चीजें मिलेंगी। पहले पीसी जोशी जी ने बहुत ऐतिहासिक काम जी 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 जी, मैं उस पर आ रहा हूँ सर। हाँ, तो पीसी जोशी ने, अब ये तो आप सर ने कह दिया, तो पीसी जोशी तक आते आते उन्होंने चीजें जो हैं वो थोड़ी सी लोगों की निगाह में आ गई थी कि हमारे यहाँ 1857 के कम से कम 2 वर्जन्स हैं, और इन 2 वर्जन्स के कारण हम लोगों को 1857 के मूल्यांकन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो प्रतिबद्ध का मतलब होता है यहाँ उस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि जो दस्तावेजों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वैसे इतिहासकार जैसे रमेश चंद्र मजूमदार के लिए 1857 को वो कहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन का कोई प्रश्न ही नहीं है ये, वो उसको एकदम डिसमिस कर देते थे।
और वो कहते थे कि, अब ये बात सिर्फ मजुमदार साहब की नहीं है, तमाम बड़े लेखकों ने ये कहने की कोशिश की है कि इसमें राष्ट्रीय हो ही नहीं सकता है, ये तो राष्ट्रीय था ही नहीं। मुझे बहुत खुशी है, सैयद बंकिम सब लोग इसमें शामिल थे उसको जलील करने में। बिल्कुल, मैंने रविन्द्रनाथ का नाम ले लिया, तो इसके ऊपर तो आप मैं समझता हूँ कि और किसी का नाम मैंने छोड़ा नहीं। रविन्द्रनाथ, जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि वो अपने समय के सबसे बड़े महत्वपूर्ण उसमें थे। उन्होंने एक कहानी लिखी है सर, दुराशा करके, और वो कहानी इतनी महत्वपूर्ण कहानी मुझे लगती है, जिसमें 1857 के नायक का अवमूल्यन हुआ है। दुराशा कहानी अगर ये हिंदी में भी उपलब्ध होगी कहीं ना कहीं, वो दुराशा कहानी आप पढ़िएगा तो उसमें भी लगेगा कि आपको, हालांकि रविन्द्रनाथ का उद्देश्य वो नहीं है, उनका बड़ा मैसेज कहीं कुछ और ही है, लेकिन फिर भी ये बात कुल मिलाकर कहना चाहिए कि उस समय के तमाम लोगों ने 1857 की स्पिरिट को नहीं समझा। तो जो बात मैं भूल जाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है, और 1857 में बात करने के लिए 20-25 मिनट का समय बहुत ही कम है, आप सभी लोग समझते होंगे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोगों में जो 1857 की स्पिरिट बची रह गई, उसका एक उदाहरण ये दूंगा कि हमारे मुंगेर जिले में एक जगह है खड़गपुर। खड़गपुर में एक नाटक खेला गया था, जिसके कारण वहां के लोगों को कुछ न सिर्फ प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, बल्कि जेल भी हुई थी उस दौरान। ये कांग्रेसी आंदोलन उस वक्त चल रहा था। उसमें नाटक ये था, नाटक में दिखाया गया था कि स्वर्ग में गांधी और तिलक के साथ 1857 के जो नायक हैं उनकी बातचीत हो रही है। तो लोगों ने अपने स्तर पर 1857 को उस जमाने में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से मिलाने की कोशिशें की थी, और उसको व्यापक समर्थन मिल रहा था। और मैं उदाहरण बहुत सारे दे सकता हूं जिसमें ये कहा जा सकता है कि लोगों ने चाहा कि 1857 को भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ करके देखा जाए। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूँ, नाटक में है, फिल्मों में है। फिल्मों में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप मनोज कुमार की फिल्म क्रांति, बहुत ही साधारण किस्म की फिल्म है, बहुत ही पॉपुलर, उसमें भी 1857 की स्पिरिट की रक्षा करने की कोशिश की गई। अभी जो जिक्र कर रहे थे झांसी की रानी का जो तोपची है, उस तोपची का जो किरदार है शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह से निभाया है, वो मुझे याद है क्रांति फिल्म के दौरान सबसे अधिक तालियां दिलीप कुमार और मनोज कुमार को नहीं मिली थी, शत्रुघ्न सिन्हा के उस कैरेक्टर को मिली थी जो कि झांसी की रानी के साथ लड़ा था और किसी की परवाह नहीं करता। और लोगों को इतनी मोहब्बत हो गई थी उस कैरेक्टर से कि उसमें एक सीन दिखाया गया था कि काठ पर जो है वो कुल्हाड़ी से लोहे की जंजीर को काट देता है और लोग तालियां बजाते हैं। मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास में अगर किसी चीज को लोगों ने स्वीकार कर लिया हृदय से, और ध्यान दीजिएगा कि जो जनता होती है, अब की जनता के बारे में मैं नहीं कहता, ये मैं 10 साल पहले की बात मैंने कही थी कि जब जनता किसी चीज को हृदय से स्वीकार करती है तो 90% ये आप मान के चलिए कि वो चीज ठीक है। किसी व्यक्तित्व को अगर जनता स्वीकार कर ले तो मुझे लगता, आप 10 साल भाई इसको क्वालिफाई कर लो, बाद में मुझे आप ना कहें कि भाई आप ये बात ऐसी क्यों कह रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले तक मैं ये कहता था कि पब्लिक अगर किसी को स्वीकार कर ले तो वो अच्छा ही होगा। तो गांधी के संदर्भ में मैंने कभी कही थी ये बात, और 57 के संदर्भ में कहता हूँ। तो ये बात मैं आपको सामने दोहराना चाहता हूँ कि इस बात की रक्षा कीजिए, 1857 की रक्षा कीजिए, ये हमारा दायित्व है। सिर्फ डॉक्यूमेंट पर प्रतिबद्ध लोगों, इतिहासकारों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि अतीत से वर्तमान का हमारा एक गहरा नाता है, और अगर हम वर्तमान में कोई चीज बचाना चाहते हैं तो इतिहास में भी उस स्पिरिट को बचाना पड़ेगा। अगर इतिहास में उसको खो देंगे या उसको बदल देंगे तो वर्तमान को उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारे सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। मैं उस चुनौती की चर्चा नहीं करूंगा।
एक और बात, दो बातें और कहना चाहूंगा। एक तो ये बात है कि 1857 को भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने जिस भी तरह से देखा हो, हालांकि उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन बाद में हुए। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पॉजिटिव हो करके अपनी किताबों में लिखा है। बहुत सारे और अन्य विद्वान भी रहे जो 1857 को अलग तरीके से देखा है उन्होंने। अंग्रेज कभी नहीं भूले 1857 को। अंग्रेजों ने हमेशा, जब भी कोई ऐसी स्थिति आई जब उनको लगा कि मेरी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो उन्होंने हमेशा 1857 को याद किया। और ये जो चीज है ये डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी। जब गांधी जी का आंदोलन शुरू हुआ था और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था, 1920 के आसपास बड़ी विकट स्थिति हो गई थी, उस वक्त भी आपको डॉक्यूमेंट्स में ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिसमें कहा गया कि 1857 की वापसी हो रही है, 1857 जैसी परिस्थिति तैयार हो गई। यहाँ ही नहीं, 1942 में, जिसको मैं कहता हूं कि 1857 के साथ 1942 का एक कोई जोड़ है, अदृश्य किस्म का जोड़ है, जिस जोड़ को इतिहासकार आज भी ठीक से नहीं समझते। मेरे जितने मित्र हैं उनको सबको मैं कहता हूं कि 1942 और 1857 के बीच का जो अदृश्य किस्म का एक रिश्ता है, उस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जहां नेतृत्व और जो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं उनके बीच में तालमेल जो है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमको दिखलाई दे रहा है कि अंग्रेजों के प्रति जो जबरदस्त विरोध है लोगों के मन में, लोग स्तर पर, उस विरोध को अगर पकड़ना है, कितनी घृणा थी लोगों को अंग्रेजी शासन से, डरे हुए थे, इसलिए वो चुपचाप नहीं कुछ करते थे, डरते थे। लेकिन जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने अंग्रेजों से नफरत करने की हर संभव चेष्टा की। और ये नफरत कोई ऐसी नफरत नहीं है जो कि हिंसक किस्म की है। ये नफरत भीतर से आई हुई नफरत। ऐसे संदर्भ में मैं याद करना चाहूंगा 1853 की एक डॉक्यूमेंट, मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट की तरफ भी आऊं, उस डॉक्यूमेंट की चर्चा में प्राय करता हूं। 1853 का ये डॉक्यूमेंट जिसमें कहा गया है कि भारत में ऐसे लोग हैं, अधिकतर लोग, जो इतनी घृणा करते हैं कि उनको मौका मिले तो अंग्रेजों को खून कर दें। और 1883 या 84 में भूल रहा हूं आलोक जी, उसमें एक अंग्रेज अफसर ने लिखा है, बड़े उच्च अधिकारी ने लिखा है कि भारत में 3 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो हमारे पॉजिटिव रोल को समझते हैं और उनकी सराहना भी करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। और मुसलमान लोग जो हैं वो हमसे हमारा विरोध करते हैं। ये 1883-84 के आसपास की बात है, हमसे घृणा करते हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के शासन को खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो खून बहाने को तैयार है। ये अंग्रेज किसी बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट है, जो समरी छपती थी, अखबारों की जो समरी होती थी 15-15 दिनों बाद जब अखबारों में जो छपा होता था उसकी समरी छपती थी, उसमें मैंने पढ़ा है। 1942 में 1857 वाली बात जो है फिर से आती है और इसलिए मैं कहता हूं कि 1857 की स्मृति को ध्यान में रखना चाहिए। जनता ने कभी भी अंग्रेजों का शासन स्वीकार नहीं किया। ये एक ऐसी बात है जिस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये अंग्रेजों का जो शासन स्वीकार किया गया वो अब मजबूरी में किया गया होगा, किया ही गया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो समझते थे कि ठीक है अंग्रेज आ गए हैं, शासन उनका चल रहा है तो उनकी मातहती में काम करेंगे, तरक्की करेंगे, ऐसे लोग भी थे। लेकिन आम जनता ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी आम जनता में, किसान समाज में, जो हमारे पिछले तबके के लोग, अधिकांश जो गांव के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों का शासन कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया। और इस संदर्भ में मैं जो बहुत ही कट्टर किस्म के हिंदूवादी लोग थे उनमें भी ऐसे उदाहरण पाए। हिंदूवादी में
ब्रॉड अर्थों में कह रहा हूँ। एक हुआ करते थे अंबिका दत्त व्यास, एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम सनातनी और बहुत ही उस किस्म के आदमी थे जिनको अपने सनातन धर्म में ही सब कुछ अच्छा दिखलाई देता। उनमें उनके भीतर भी मैंने उनके साहित्य का अध्ययन करते हुए पाया कि एक जगह जा करके वो जो है वो एक तरीके से उस सेंटिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं जिस सेंटिमेंट में अंग्रेजों के प्रति एक किस्म की वितृष्णा है। तो ये जो अंग्रेजों के प्रति जो वितृष्णा है, इस वितृष्णा का आधार क्या है और क्यों भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति इस तरह का अविश्वास बना रहा, ये हमको साहित्य में बहुत ज्यादा मिलता है। मुझे इस वक्त एक ही किताब का हवाला मैं देना चाहूंगा, वो यशपाल की एक किताब है, मेरी तेरी उसकी बात या तेरी मेरी उसकी बात, में कंफ्यूज हो रहा हूँ नाम को लेकर के। उसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिखलाने की कोशिश की। तो 1857 की स्मृति पर बात करते हुए हम लोगों को हमेशा स्मृति के विभिन्न स्तरों पर जाकर के स्मृति के बारे में विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं अरे भाई ये तो गप है, ये तो ऐसी बात तो कुछ हुई ही नहीं थी, असली बात तो ये है कि लक्ष्मीबाई तो ऐसी थी। ठीक है, ऐसी भी थी, वो भी तथ्य है, लेकिन इन तमाम तरह की स्मृतियों में जो मूल बात होती है उसको पकड़ने का काम हम लोगों को करना चाहिए। महाश्वेता देवी ने लक्ष्मीबाई पर एक किताब लिखी, वो भी तब बहुत कम उम्र थी, उनकी शायद पहली किताब ऐसी शायद उन्होंने लिखी थी, और इसके लिए वो झांसी चली गई थी। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक पंक्ति लिखी है उसमें कि वहां के लोग आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से हार गई। आज भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने लिखा है महाश्वेता देवी ने, कि आज भी ऐसे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि लक्ष्मीबाई हार गई थी या लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने मार दिया था। हमारी एक मित्र हैं रश्मि चौधरी जी, उन्होंने कुंवर सिंह पर काम किया है, और कुंवर सिंह पर काम करते हुए उन्होंने दिखलाया है कि कुंवर सिंह के प्रति आज भी लोगों के मन में कितना सम्मान है। और ये जो सम्मान लोगों में बचा है वो इस स्तर पर है कि जिन जिन लोगों ने कुंवर सिंह के साथ गद्दारी की थी उन तमाम लोगों को लोगों ने कभी माफ नहीं किया। आज भी उस परिवार के लोग जो जिस परिवार ने कुंवर सिंह का साथ नहीं दिया था, उसके प्रति लोगों में आज भी बहुत खराब धारणा है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े अजीब किस्म के होते हैं। ये भीतर ही भीतर अपने तरीके से लोगों को जज भी करते हैं और देखते भी हैं और याद रखते हैं कि किसने क्रूशियल टाइम पर हमको धोखा दिया, हमारे राष्ट्रीय हित को किसने किस वक्त धोखा दिया। हो सकता है उस वक्त वो ना बोलें, लेकिन बाद में बोलते जरूर हैं, और उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में आप विभिन्न इलाकों में जाइए, असम तक में, और ये जो मणिपुर वगैरह की बात अभी चल रही है, मैं उस समय के कई असम के उन इलाकों के लोगों को जिसको फांसी पे चढ़ाया गया था, उन लोगों की कहानियां पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कि कोई एक ऐसी चीज थी जिसमें कि लोग कहते हैं ना कि पूरे देश का मामला नहीं था, तो सिर्फ उत्तर भारत का मामला था। लेकिन 1857 का इतिहास अगर ठीक से पढ़िए तो क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, मतलब पूरा भारत जो है अपने तरीके से 1857 के उस समय जब एक पॉसिबिलिटी बनी थी कि हम अंग्रेजों से मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से लोगों ने, अभी त्रिपाल का जिक्र हुआ, रोटी का सब लोग जानते हैं कि रोटी कैसे बांटी जाती थी, वो कैसे वो उस स्मृति के आधार पर बाद में फौजी बलवा करवाने की कोशिश की गई थी पंजाब में, रास बिहारी बसु और तमाम लोगों के द्वारा। जो लोग क्रांतिकारी इतिहास इन दिनों पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि किस तरह से 1857 के नाम पर लोगों को समझाया जा रहा था। 1942 के दौरान भी यशपाल ने कहीं लिखा है, दिखलाया है कि जो लोग थे वो फौज में जो क्रांति कराना चाह रहे हैं, एक पात्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचता है और कहता है कि हम लोग जो हैं क्यों नहीं ये 1857 की तरह का कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, फौज में जो है वो फौज को अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो मैं ऐसे कुछ प्रसंगों की चर्चा आपके सामने कर रहा था, थोड़ी छूट भी ले रहा था, क्योंकि मैं भी अपने पूर्व वक्ता, यशस्वी पूर्व वक्ता की स्पिरिट में अपनी स्पिरिट को मिला देना चाहता था। और ये लोग यहाँ जो सुन रहे हैं मित्र, उनको ये बताना चाहता हूँ कि 1857 की चर्चा चले और हम इस बात को भूल जाएं कि अमर सिंह ने हार नहीं मानी थी कुंवर सिंह के चले जाने के बाद भी, और वो तराइयों में किस तरह से लड़े हैं, इसकी प्रशंसा कार्ल मार्क्स ने भी की थी बाद में, जिस अमर सिंह की चर्चा करते हैं, तात्या टोपी की जब चर्चा होती है। तो मैं एक बात से अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो ये है कि आज भी कैसे वो स्पिरिट हमारे अंदर जिंदा है। मैं ग्वालियर गया था और वहां पर जो है मैं सिंधिया जो उनका संग्रहालय है वहां देखने गया था। देखने के बाद मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे मन में। लौटते समय मैं गया लक्ष्मीबाई, जहाँ लक्ष्मीबाई की जो शहादत की जगह है, वहां गया और वहां मत्था टेक करके जब मैं खड़ा हुआ, तब मुझे लगा कि मेरे हृदय में थोड़ी ठंडक आई है। इतना हम लोग उसकी स्मृति को कैरी करते हैं। जब मैंने उस जगह पर माथा अपना लगाया, उस वक्त मुझे लगा कि जो बोझ था मेरे ऊपर वो थोड़ा कम हो गया है। अब आप बताइए कि मैं किस इलाके में हूँ, कितनी दूर आप लोगों से रहता हूँ, लेकिन लक्ष्मीबाई हम लोगों को जोड़ रही है और लक्ष्मीबाई की शहादत को मैं भूल नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि हम यहाँ जितने, मुझे लगता है कुछ नौजवान साथी भी इससे जरूर जुड़े होंगे, वो लोग भी अगर चाहें तो साहित्य में उतरकर, ऐतिहासिक दस्तावेजों में उतरकर, और चाहे तो लोगों की स्मृति में झांक कर देख सकते हैं कि 1857 कभी फेल नहीं हुआ था। और वो 1857 की स्पिरिट अगर हमारे भीतर बनी रहेगी तो हम कभी गुलाम भी नहीं होंगे, और कोई हमको गुलाम नहीं कर सकता और कोई हमको बांट भी नहीं सकता है। बस हमको जरूरत है उस विश्वास को कायम रखने की। वो जो विश्वास शत्रुघ्न सिन्हा के कैरेक्टर ने क्रांति फिल्म में रखा है कि हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको मार सकता है, हमको कोई हरा नहीं सकता है। हमारा जो देश है, हमारी जो स्पिरिट है, हमारी देशभक्ति है, हमारा जो भाईचारा है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो मैं इसी नोट के साथ आप आगे अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं लगभग एक जोश में बोलने के कारण कई तरह की छूट ले गया, लेकिन आप मेरी बात को, मेरी स्पिरिट को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि 1857 की जो स्पिरिट है उसको याद रखेंगे, 1942 से मिलाएंगे, और आज भी हम चाहें तो उससे बहुत कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। कम से कम अपने में विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ, ये देश दिली तौर पर कभी नहीं बटा है और न कभी बटेगा। थैंक यू। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब और प्रोफेसर क्या हितेंद्र झगड़ा है पटेल, आपका मेरा प्रोफेसर? रुक जाइए, अभी मैं ऐसी बातें भी कहूंगा जो आपको बहुत दिल को छुएंगी। तो आप दोनों लोगों को सुनने के बाद में मेरा बिल्कुल भी ये मन नहीं है कि मैं कोई भी एक शुष्क बौद्धिक टाइप की बात करूं, और क्योंकि आपने आज जो हमारा ये विभाग है GSTS, और मैं रणधीर को इसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप दोनों लोगों को 1857 में बुला के जो ये हम लोगों को सुनने को मिला है वो अपने आप में नायाब है। ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत भावुकता का भी क्षण है, क्योंकि मैं 1900 करीब 30 साल पहले जब पहली बार दिल्ली आया था, तो जिन शख्स के पास में बिना कोई परिचय और बिना कोई रेफरेंस लेटर के केवल ऐसे ही चला गया था, वो शमसुल इस्लाम थे। और मुझे सुबह 6 बजे मैं उनके घर पे पहुंच गया था। मेरे एक बड़े भाई थे, बड़े भाई जैसे थे, उन्होंने कहा था मॉडल टाउन में रहते हैं, पता उनको भी नहीं पता था, कहा था कि तुम सीधे वहीं चला जाना। मैं 20-22 साल का लड़का, और मैं 6:15 बजे मैंने जब उनका घर खटखटाया था तो वो आए थे, और फिर वो मैं तो यही मेरे लिए आज है कि मैंने वो मेरे ही विभाग में, हमारे विभाग में आए हैं, बोले हैं। और जो हितेंद्र साहब हैं वो
उनसे भी बहुत सारी व्यक्तिगत चीजें हैं। तो ये मेरे ये व्यक्तिगत एक ये खुशी, संतोष और भावुकता का एक ये पल है। जो शमशुल भाई ने जो बोला, अब मैं वही कहूंगा जो वो चाहते हैं कि मैं उन्हें जिस नाम से पुकारूं। तो मूल बात यह है कि 1857 से जो एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है, हमें उस लीगेसी को, और जो बाद में सांप्रदायिकता हमारे देश की राजनीति में धीरे धीरे जहर की तरह बंद खुलती गई, उसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम 1857 को अच्छे से समझ लें तो इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे एक बहुत बड़े बोझ से, बौद्धिक बोझा जो हम लोगों के दिमाग में तमाम वजहों से आता है, उससे बच सकते हैं कि सांप्रदायिकता कोई मध्यकाल की देन है या किसी और काल की देन है। ये निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में 1857 या 1850 के बाद में एक सोच के रूप में बाकायदा कॉन्शियसली जानबूझकर डेवलप की गई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर, और जिससे आज भी हम सारे लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। हितेन पटेल साहब की जो बातें हैं उसमें मैं एक, उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि 1857 और 1942 का जो भारत छोड़ो है वो कहीं ना कहीं जुड़ता है, एक परंपरा में है। और मैं समझता हूं कि ये बात शायद उनके अलावा अभी तक किसी ने ना कही हो, मेरे लिए तो फिलहाल यही था। तो मैं इस बात पे अभी सुनते हुए सोच रहा था, तो निश्चित है कि वो एक निरंतरता में हम उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ओर से एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक घोर नफरत है और जो दिखाई पड़ती है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है कि 1857 का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो अपने सारे जोश, अपने सारी सद्भावना, अपनी सारी देशभक्ति के बावजूद कहीं ना कहीं बहुत सारे बिंदुओं पर जमाने की जो रफ्तार जा रही है देश दुनिया की, उससे हल्का सा पीछे है। और यही वजह बनती है कि ब्रिटिश उसको बुरी तरीके से कुचलने में कामयाब हो जाते हैं, और इसके बाद में उस तरह की चीज आगे कम से कम क्रिया के स्तर पे तो नहीं दिखती है, वो एक लीगेसी के तौर पे। 1942 का जो आंदोलन है वो इसलिए खास है कि उस आंदोलन के साथ में जो एक राजनीतिक नेतृत्व है, वह राजनीतिक नेतृत्व इतना मैच्योर हो चुका है और उसने जनता के बीच में तमाम लेवल पर इस तरीके के अपने तार और सूत्र बना लिए हैं कि वो ब्रिटिश जिनकी 1857 में कुचलने की जितनी ताकत थी उससे कहीं ज्यादा 1942 में ताकत थी, लेकिन उसके बाद भी वो भारत छोड़ो आंदोलन के विद्रोह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद या कुचल नहीं पाते हैं, और कुछ ही सालों के भीतर उन्हें जाने को बाध्य ही होना पड़ता है। तो ये एकदम से मेरे दिमाग में जो एक बात ये आ रही थी कि क्योंकि ये प्रश्न लगातार कौंधता है कि 1857 का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पूरे देश का, और निश्चित है कि वो एक गैर औपनिवेशिक सोच का एक सबसे बेहतरीन मुजाहरा करने वाला आंदोलन था, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश जो कि फॉरेनर थे, मुट्ठी भर थे, कैसे उसको क्रश करने में कामयाब हो सके। और कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ और भी तथ्य होंगे जिनको हम एक सीख और सबक के तौर पे आज के संदर्भ में भी ले सकते हैं। और समय चूंकि बहुत ज्यादा है, नहीं बचा है, तो मैं अब रणधीर की ओर फिर आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो समय हम लोग आधे घंटे ज्यादा निकल गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेस्ट है कि कुछ और पहलू 1857 का हम लोग जान पाए। तो अगर कुछ आखिरी शब्द कुछ जोड़ना चाहते हैं शमसुल इस्लाम जी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा। एक दो बहुत जल्दी में, एक तो भाई साहब ने, हितेंद्र भाई ने जो कहा, मतलब यह है कि क्या आपने जो बताया कि जिन लोगों ने गद्दारी की थी, 10 साल पहले तक ये था दिल्ली के अंदर कि आप फतेहपुरी की जो मस्जिद है चांदनी चौक में, उसकी तरफ कमर करके खड़े हो और चलने वाले से पूछे हवेली नमक हराम कहाँ है,
हवेली नमक हराम, वो जीवन लाल के घर में जो हवेली थी आगे बाईं तरफ एक, उसमें जाके छोड़ सकते हैं। दूसरी बात जो कि 1857-42 से आगे जुड़ता है, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और बात होनी चाहिए। 1857 सीधा जो जुड़ा वो गदरी बाबू से जुड़ता है सबसे पहले, कि हमने सेना को जो है उस पर कब्जा करके और अंग्रेज़ों का जो असली हथियार है उसको करना होगा। 42 के बारे में मुझे लगता है कि समय कम है और अभी इस पर बात हो भी नहीं सकती। 42 में मैं इसका उल्टा करके सोचता हूँ कि अगर 1857 में गांधी होते तो क्या 1857 होता? 1857 नहीं होता। 42 में गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में 1857 की स्पिरिट थी। मुझे लगता है कि ये या 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली हमको, हम बात तो कर रहे हैं कि ये जैसा भी है वो उस हिंदू मुसलमान एकता का सवाल है, लेकिन क्या ये 1857 की विरासत थी? 1857 की विरासत के खिलाफ 15 अगस्त 1947 में जो हुआ कि आपने देखिए ना, 15 अगस्त 1947 को कितने साल हुए थे 1857 को बीते? 90 साल। 90 साल में हमने सबसे पहला काम जो करना चाहिए था कि जिनकी जायदादें छीनी थी, जिनको सब खत्म हुए थे, जिनका होता वो वापस किया जाएगा। हमने पृथ्वी पर तय किए उनके, उन दलालों के, उन राजाओं के, मुसलमान और हिंदू राजाओं के, सिख राजाओं के, जिन्होंने गद्दारी की थी। तो मुझे लग रहा है 1857 तो 1857 के साथ ही दफन हो गया। वो बाद में किसी भी चीज को जो पूंजीवाद के आने ने और शासक वर्गों ने जो पूरा कब्जा किया पूरे नैरेटिव पर, उसको जोड़ना मुझे लगता है उन शहीदों का अपमान करना होगा। माफ करें मुझे। ठीक है। हितेन पटेल जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा कि 1857 1942 की स्पिरिट में एक अदृश्य किस्म का मेल है, और इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर आलोक जी कह रहे हैं कि ये बात मेरे अलावा कोई और नहीं कहता, ऐसा नहीं है, कई लोगों ने इस पर सोचा है, और मैं लेखकों का नाम ले सकता हूं जो इस तरह से सोचते रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है ना हमारे यहाँ कि इतिहास को सिर्फ इतिहासकारों के हवाले छोड़ दिया गया, और ये सुनने में तो अच्छा ही लगता है कि इतिहास को इतिहासकारों के हवाले नहीं छोड़ेंगे तो क्या हम लोग गली मोहल्ले में जो लोग इतिहास की बात कर रहे हैं उनके हवाले छोड़ेंगे? देखिए, इतिहास कई तरह से लिखा जाता है, और इसमें मुझे लगता है कि जो इतिहासकार हैं वो अपना दायित्व का पालन करें, लेकिन अतीत चर्चा इतिहासकारों के वश का अब रहा नहीं। तो हम लोगों को लेखकों की तरफ भी सोचना चाहिए, जिन्होंने अपने अतीत के बारे में ज्यादा विशद होकर बहुत गंभीरता से विचार किया। साहित्य भी हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा सोर्स बनेगा। अभी तो लोग नहीं मान रहे हैं इसको, भी मेरा ही कुछ इस तरह का कह रहे हैं कि मैं इस तरह की बातें चला रहा हूँ, लेकिन मित्रों मेरा हृदय कहता है, जिस हृदय से मैं 1857 को 1942 से जोड़ता हूँ, बावजूद इसकी कि हमारे मित्र जो है वो कहते हैं कि वहां का जो नेतृत्व था वो कॉन्शियस नहीं था और ये बहुत मैच्योर था। ठीक है, अजीमुल्ला खान क्या थे, उन्होंने क्रीमिया का युद्ध देखा था कि नहीं, और क्रीमिया का युद्ध देखने के बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले थे, हमारे इतिहासकार हम लोगों को नहीं बताते। ये जो आदमी है अजीमुल्ला खान है वो लेकिन बहुत होशियार आदमी है, यूरोप गया हुआ है, क्रीमिया का युद्ध का एक्सपीरियंस है उसके पास, उसको ये पता है। लेकिन कितने सारे लोग जो 1857 में चर्चा करते हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि हमारे अजीमुल्ला खान जो है उनको इस बारे में बातचीत, उनको ये बातें पता है। 1942 के बारे में भी बहुत सारी बातें अभी और आनी बाकी हैं, क्योंकि हम लोग इसको गदर से जोड़ सकते हैं, जोड़ते रहे हैं, लेकिन गदर से जुड़े हुए लोग 1942 में किस तरह से सक्रिय थे इसका इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है। बस इतना ही संकेत मैं देता हूं कि ये जो 1857 की स्पिरिट से जुड़े हुए जो लोग थे वो 1942 में भी सक्रिय थे, ये इतिहासकारों को अभी लिखना बाकी है। और ये बात मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं
कि अपनी अपनी बातों को जरा ध्यान से देखिएगा, और किस हद तक साहित्य में गया है मामला, लोगों में किस तरह से गया है, इन तीनों स्तरों पर जब हम अतीत चर्चा करने बैठेंगे तो वो जो जिसको मैं अदृश्य कह रहा हूँ उसके भी संकेत हम लोगों को मिलेंगे। और इस बात पर मैं कायम हूँ, बस इतनी सी बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? समय हो गया है, और सबसे पहले GSDS फोरम के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दोनों आदरणीय वक्ताओं का, जिन्होंने 1857 के ऊपर न सिर्फ चर्चा की बल्कि एक नई दृष्टि दिया, जिससे हम अपने अतीत को अपने वर्तमान के साथ गहरे तरीके से समझ सकें, और उस विरासत की बात कही जिससे जो हमारा सपना है भारत के नवनिर्माण का, नवनिर्माण चेतना का, उसको भी एक नया दृष्टिकोण मिलता है। तो GSDS फोरम की तरफ से शमसुल इस्लाम जी और हृदयेंद्र पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे दर्शक जो फेसबुक से जुड़े, उसको भी उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, और पूरा का पूरा जो अगस्त का समय है, हम लोग फ्रीडम के डिफरेंट आयाम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 1857 से लेके 1947 तक की जो पूरी जर्नी है, और उसमें हम लोग नेशनलिज्म को भी समझेंगे, डेमोक्रेसी को भी समझेंगे, स्वराज को भी समझेंगे। तो अगली चर्चा हम लोग पीपुल्स डेमोक्रेसी की को डिस्कस करेंगे, जो गांधीयन क्वेस्ट है। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनलिज्म और फ्रीडम की बात करेंगे, जो विवेकानंद, गांधी और टैगोर की भावना रही है। और उसके बाद हम लोग 1947 के बाद का भारत की चर्चा करेंगे। तो आप लोग का हम समय लेते रहेंगे 7:30 बजे हर फ्राइडे। आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया के आपका पात्र तो आप लोग हैं भाई। आप लोग हैं, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा मौका बनाया, शमसुल साहब से मिलवाया, उसको उनको सुनवाया, मेरी टूटी फूटी बातें भी उन्होंने ध्यान से सुनी, मैं तो गदगद हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गया। नहीं, थैंक यू आलोक जी। आप इतनी गहराई से, और जो तमाम चीजें मैं भी वही